आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत का सामान्य परिचय। बच्चों आज हम व्याकरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसी संस्कृत का हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे बच्चों। और इसमें व्याकरण का किस प्रकार का परिचय है, भाषा परिचयश्च, इन दोनों का परिचय जानेंगे। आइए अस्मिन् संस्कृत व्याकरणे भवतां सर्वेषां स्वागतम। और देखते हैं व्याकरण का परिचय और भाषा का परिचय बच्चों। संस्कृतम जो हमारा मूल शब्द है बच्चों, संस्कृतम, वो संस्कृत कैसे बना है बच्चों? तो संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति यदि हम देखते हैं, संस्कृत शब्द की यदि व्युत्पत्ति हम देखते हैं तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम तो क्या है? उपसर्ग है प्यारे बच्चों। सम क्या है? उपसर्ग है। और धातु क्या है इसमें? क्री, क्री धातु है। और लेकिन जो मूल धातु है इसमें डुक्री है और डुक्री में का क्या बसता है? क्री बसता है। और इन दोनों का लोप हो जाता है। आदि नीड टू डो है जो सूत्र है उससे डू का लोप हो गया और इसका लोप हो गया। ये आपको याद नहीं रहे तो आपको इतना सा याद रखना है, सम उपसर्ग है, क्री धातु है, तकत प्रत्यय है और इसका तय शेष बचता है बच्चों। तो क्या बचा? सम, सम और क्री प्लस तय। इस प्रकार से फिर इसके बाद में क्या होता है बच्चों? यहां सुट का आगम होता है। सम परिभ्यम करोतु भूषणे, यानी जो सूत्र है उससे परि के बाद में और शम के बाद में किसका आगम होता है? सुट का, यानी शम स क्री त। अब इसमें बच्चों देखो सम प्लस स प्लस क्री प्लस त, यानी शुट के आगम के बाद में सम स क्री प्लस त ये बचता है बच्चों। अब एक इसमें संधि होती है बच्चों, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या कहती है? यदि मैं के बाद में कोई व्यंजन आए, यदि मैं के बाद में कोई व्यंजन आए तो उस में का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जो यहां अनुस्वार हुआ तो क्या बना? संस्कृतम। क्या बना बच्चों? संस्कृतम। तो संस्कृत की व्युत्पत्ति हमने देखी, सम उपसर्ग है, क्री धातु है और यहां प्रत्यय कौन सा है? कत प्रत्यय है और ता उसका तय बचता है बच्चों, प्यारे बच्चों। तो रूप बनेगा संस्कृतम। अब संस्कृतम की जो व्युत्पत्ति अर्थ है, यानी संस्कृत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध करना। यानी संस्कृत यानी ददना संस्कृतम, एक वो सिद्धि भी है बच्चों। तो उससे क्या होता है? यहां शुद्ध करना और निर्मल करना, इसके अलावा परिष्कृत करना, इसके अलावा परिष्कृत करना, परिमार्जित करना और संस्कारित करना। यानी बच्चों जो संस्कृत पढ़ता है वो संस्कारवान होता है। इससे ये सिद्ध होता है संस्कृत का, भाषा का सामान्य अर्थ है जो संस्कारवान बनाए या परिमार्जित करे, वही क्या है? संस्कृत भाषा होती है प्यारे बच्चों। तो हमने इसमें व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? कि शुद्ध करती है, निर्मल है, परिष्कृत है, परिमार्जित है और संस्कारित जो भाषा होती है वही कौन सी भाषा होती है? संस्कृत भाषा होती है। और संस्कृत भाषा का यदि हम सामान्य अर्थ जानेंगे तो जो संस्कारवान बनाए, यानी जो भाषा संस्कारवान बनाती है वही भाषा क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा कहलाती है। और परिमार्जन करती है व्यक्ति का, क्या करती है? परिमार्जन करती है। तो हमने संस्कृत की उत्पत्ति जाना कि सम उपसर्ग है और क्री धातु है, इक्ता प्रत्यय है और इसमें सुट का आगम हुआ, सुट का स बचा और रूप बना संस्कृतम। और संस्कृत की व्युत्पत्ति जाने, शुद्ध करना, निर्मल, परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारित जो भाषा करती है वो भाषा क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा कहलाती है बच्चों। और संस्कृत भाषा का सामान्य अर्थ होता है जो भाषा संस्कारवान बनाए, परिमार्जन करे, वो भाषा क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो परिमार्जन करने वाली भाषा और
संस्कार से जो युक्त भाषा है उसका चयन किया है अपनी इन कक्षाओं में। तो आपको पुनः मत्पक्षता बहु बहु धन्यवादाः हार्दाः शुभाशया भवतं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। और जब हमने दो शब्द थे संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, अब संस्कृत की व्युत्पत्ति देख ली, आइए भाषा की व्युत्पत्ति देखते हैं प्यारे बच्चों कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा में मूल धातु क्या है? भाष। और भाष में जब हम अच प्रत्यय करते हैं, कौन सा प्रत्यय करते हैं बच्चों? अच प्रत्यय करते हैं। और अच का क्या बचेगा? ए। तो क्या बना? भाषः। क्या बना? भाषः। और भाष में जब टाप करेंगे, टाप का आ बचा तो क्या बनेगा? भाषा। और यहां दीर्घ संधि होकर के रूप बनेगा भाषा। तो बच्चों भाषा जो पद है वो भाषा में कौन सी धातु है? भाष धातु। और भाष धातु में जब अच किया, अच का ए बचा और रूप क्या बनेगा? भाषः। और भाषा में जब आ मिलाया, टाप का आ मिला तो रूप क्या बना? भाषा। और भाषा की व्युत्पत्ति हम देखेंगे तो भाष शब्द जो है वो भाष धातु वक्ता या वाची से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कहना या कथन करना। यानी भाष का अर्थ क्या होता है? कहना या कथन करना प्यारे बच्चों। तो मैंने नीचे फिर से स्पष्ट कर दिया, भाष में ए मिला, ए में आ मिला और रूप बना भाषा। और वक्तायाम वाची का अर्थ होता है कहा जाए, कहा जाए। और भाषा की कई परिभाषा है। यया भाष्यते सा भाषा, जिसके द्वारा भाषण किया जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा, जिसके संकेत चिन्हों के आधार पर भाषण किया जाता है वो भाषा कहलाती है। या एन माध्यमेन विचाराणाम आदान प्रदानम भवति सा भाषा कथ्यते, यानी जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वो भाषा कहलाती है प्यारे बच्चों। और नीचे मैंने नीचे लिखा है विचारों के आदान प्रदान का ध्वन्यात्मक प्रतीकों संकेतों का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? भाषा है। यानी विचारों के आदान प्रदान का, यानी मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, मेरे विचार आप तक गए प्यारे बच्चों और आपके विचार मैंने सुने, तो हम दोनों का जो संप्रेषण है समान प्रेषण है बच्चों। यानी मैंने भी बोला, आपने भी बोला, दोनों ने एक दूसरे को सुना, आपने मुझे सुना, मैंने आपको सुना, तो ये क्या हुआ? संप्रेषण हुआ। और ये संप्रेषण का माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। तो विचारों के आदान प्रदान का जो ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के आधार पर या कोई प्रतीक, भाषा बच्चों मौखिक भी होती है। जैसे मौखिक में हम बिना बोले भी भाषा के माध्यम से समझाते थे। हमारे जो शरीर की जो एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, उसके आधार पर भी हम किसी को दूसरे को समझा देते हैं अभिनय के माध्यम से। जैसे ऐसे कहते ही, जैसे आपने देखा होगा कई बार ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक वाला इधर कर देता है, अंगुलियों के आधार पर ही वो सब कुछ मतलब नियंत्रित कर लेता है, परिवहन को नियंत्रित कर लेता है। तो बच्चों, तो विचारों के आदान प्रदान का ध्वन्यात्मक प्रतीकों संकेतों का सर्वोत्तम माध्यम भाषा है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा बोलता नहीं है लेकिन वो अपनी माँ को अपनी भाषा के माध्यम से सब समझा देता है कि उसके ये दुख है, उसको ये खाना है, उसको भूख लग रही है, तो वो भी बच्चों क्या है? एक भाषा है। तो विचारों के आदान प्रदान का जो ध्वन्यात्मक प्रतीकों संकेतों का सर्वोत्तम माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। तो विचार विनिमय का क्या है? भाषा साधन है। और विचार, दो शब्द आए थे बच्चों, देखो, विचार विनिमय और विचारों का आदान प्रदान यानी विचार विनिमय। और दूसरा जो शब्द आया था ध्वन्यात्मक प्रतीकों, ध्वन्यात्मक प्रतीकों संकेतों। तो इसको मैंने आगे स्पष्ट किया है कि विचार विनिमय का साधन क्या होती है? मौखिक भाषा। और भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पहली मौखिक और दूसरी भाषा कौन सी होती है? लिखित। तो विचार विनिमय का जो साधन है वो क्या भाषा है? और वो भाषा मौखिक होती है बच्चों। विचार विनिमय यानी मौखिक भाषा के माध्यम से हम समझाते हैं। यानी उसका पहला आपने भी पढ़े होंगे, 4 प्रकार के कौशल होते हैं। LSRW जो शॉर्ट फॉर्म होती है उनकी, लिसनिंग यानी श्रवण करना, S यानी स्पीकिंग यानी बोलना यानी भाषण करना, R
यानी रीडिंग, पठनम यानी पठन करना, आर और राइटिंग यानी लेखनम करना, यानी लेखन करना बच्चों। तो विचार विनिमय का जो साधन है वो भाषा, मौखिक भाषा दो प्रकार की कही गई है, स्वर्ण और भाषण इसमें कौशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से ध्वन्यात्मक प्रतीक यानी ध्वनियात्मक जो प्रतीक है, यानी लिखित में भी यानी पठन के माध्यम से देखा जाता है उन प्रतीकों को, और लेखन के माध्यम से लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, ये मैं आपको संक्षेप में इसलिए बता रहा हूं कि हम हमारी जो भाषा पढ़ रहे हैं, हम जो हमारा व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो हमारा संस्कृत का हम सामान्य परिचय जान रहे हैं, उसका किस प्रकार से संक्षेप में उद्गम किस प्रकार से होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। और संस्कृत भाषा पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ रहे हैं उसका व्याकरणम, यानी व्याकरण की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। व्याकरणम जो शब्द है बच्चों, उसकी व्युत्पत्ति यदि हम देखें तो यहां बी उपसर्ग है, क्या है, बी उपसर्ग है, और आंग भी यहां क्या है, उपसर्ग है बच्चों। वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, और आंग का क्या बचा, आ बचा बच्चों। और इसमें कौन सी धातु होगी, ओ धातु, डुक्री धातु हुई, और इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, लुट प्रत्यय होगा प्यारे बच्चों। और लुट का क्या बचता है, यू बचता है प्यारे बच्चों। तो अब क्या हुआ, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, आंग का आ बचा, क्री धातु में लुट प्रत्यय जब किया, लुट का यू बचा, लुट का यू बचा, और यू का हमने क्या कर दिया, अन कर दिया प्यारे बच्चों। किस सूत्र के द्वारा, अब आपको सूत्र याद नहीं रहे तो आपको इतना याद रखना है, यू का अन होता है, और वो सूत्र है योर अनाको। जो संस्कृत जिनके मतलब जिन्होंने सिद्धि पढ़ी है या संस्कृत माध्यम में जो पढ़े हुए हैं वो इस सूत्र को आराम से पहचानते हैं। तो योर अनाको, और इससे अब क्या बना, वी का वी, और आ, और क्री, और यू का क्या कर दिया हमने, अन कर दिया बच्चों। अब देखो यहां एक संधि होती है बच्चों, कौन सी संधि होती है, आगे हम उस संधि की चर्चा करेंगे, यण संधि की। यानी इको यणती जो सूत्र कहता है, इका स्थाने यण स्याद अचि परे रहते, यानी अच परे यानी स्वर परे है बच्चों आ, और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये और ये में आ मिला तो व्या हो गया। तो जो ये व्या है और व्या क और र, यहां भी बच्चों री का अर हो जाता है, ए होता है री का, लेकिन उसके बाद में र मिला तो कर प्लस अन, तो व्या कर प्लस अन, तो क्या बना, व्याकरण। और व्याकरण जो है बच्चों, उसमें व्याकरण का जो न है उसका न हो जाता है। तो बच्चों न कब होता है, यानी री होता है, यानी इस न से पहले यदि री हो, र हो या स हो तो इनका क्या हो जाएगा, न के स्थान पर न हो जाता है। यानी इसमें न से पहले क्या है, र है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। तो बच्चों इसमें देखिए व्याकरण हो गया, जैसे राम तृतीय विभक्ति में रामेण रूप बनता है वैसे, लेकिन यहां र होने के कारण यहां रूप बनेगा रामेण। उसी प्रकार से ऋषिणा, उसी प्रकार से ऋषिणा इत्यादि भी रूप बनते हैं। संभाषणम, संभाषण, और व्याकरण बना इससे, और व्याकरणम। इस प्रकार से वी उपसर्ग पूर्वकात, आंग उपसर्ग, क्री धातु, और क्री में जब लुट प्रत्यय करेंगे तो रूप क्या बनेगा, व्याकरणम बनेगा। उसी प्रकार से इसका अर्थ क्या होता है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाननेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, यानी व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, यानी व्याक्रियते व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दान अनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। तो व्याकृति का अर्थ होता है व्युत्पत्ति। व्याकृति का अर्थ क्या होता है, व्युत्पत्ति, यानी जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है प्यारे बच्चों। यानी जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है वो व्याकरण कहलाता है, और व्याकृति का अर्थ होता है व्युत्पत्ति। तो आइए प्यारे बच्चों, तो हमने व्याकरण के बारे में जाना, इसके और आगे से डिटेल पढ़ेंगे। यानी ये जो व्याकरण
जो शब्द है उसको महाभाष्य में किस प्रकार से परिभाषित किया है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, परिभाषा है इसकी महाभाष्य में, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यानी इसका सामान्य अर्थ है सही शब्द साधु शब्द का ज्ञान, असाधु शब्दों का निराकरण ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। बच्चों यदि व्याकरण नहीं हो तो हमको सही शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, साधु शब्दों का हमको ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। और इसलिए जो व्याकरण है उसका मूल है प्यारे बच्चों, यानी सही या साधु शब्दों का ज्ञान हमें कौन कराता है, व्याकरण कराता है। और असाधु शब्दों का ज्ञान भी हमें कौन कराता है, व्याकरण कराता है। इसके अलावा जो व्याकरण है उन असाधु शब्दों का क्या करता है, निराकरण करता है। हम कहते हैं कि फला फला सूत्र से ये गलत है और इससे ये सही होगा, तो इस प्रकार से तो सही गलत साधु असाधु शब्दों का अनुशासन, शब्दार्थ निर्णय, ये सब क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। बच्चों मुखम व्याकरण क्या है, मुख है वेद पुरुष का, यानी मुखम व्याकरणम स्मृतम, ज्योतिष नयन होता है, छंद जो होता है वो पैर होता है। तो इस प्रकार से व्याकरण क्या है, मुख है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। जो श्लोक है उसके अनुसार छंद क्या होते हैं, पैर होते हैं प्यारे बच्चों। वेद यानी छंदों के बिना काव्य की गति संभव नहीं है, तो उसी प्रकार से व्याकरण के बिना, व्याकरण क्या है, मुख है, यानी हम बोल ही नहीं सकते अगर व्याकरण सही नहीं हो ना हमारी। तो इस प्रकार से बच्चों इसका अपर नाम यानी दूसरा नाम यदि हम देखें तो शब्दानुशासनम व्याकरणम, यानी शब्दों का अनुशासन ही है वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है प्यारे बच्चों। आइए वर्ण विचार देखेंगे बच्चों हम, वर्ण का किस प्रकार से विचार है। तो वर्ण, जो वर्ण होते हैं बच्चों, यानी वर्ण किसे कहते हैं बताओ, यानी वर्णयति इति वर्ण है, जो वर्णन करता है वो क्या कहलाता है, वर्णन कहलाता है, वर्ण कहलाता है प्यारे बच्चों। और भाषा की जो भाषा का आधार प्राण क्या है, वो वर्ण है बच्चों। लेकिन जो भाषा की मैंने दो चीजें बताई है, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताओ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि हम देखें तो होती है ध्वनि, यानी भाषा की निम्नतम सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लेकिन जब इस ध्वनि को हम लिख देते हैं, लेखन का रूप दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वर्ण कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि होती है, लेकिन जब इसको लिख दिया और मान लो परीक्षा में इस प्रकार का ध्वनि का ऑप्शन ही नहीं है तो वहां वर्ण भी होता है प्यारे बच्चों। तो भाषा का जब तक हमने कै बोला, देखो जैसे कै बोल दिया, अब कै क्या थी, एक ध्वनि थी, लेकिन जब हमने इसको लेखन का रूप दे दिया यानी लिख दिया, तब वो क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि और लिखित रूप में होती है वर्ण बच्चों। तो आपको इसका ध्यान रखना है, मान लो ध्वनि ऑप्शन में ही नहीं हो, किसी परीक्षा में आता है तो आपको वर्ण भी वहां करके आना है। तो भाषा की निम्नतम सबसे छोटी इकाई यानी क्या होती है, ध्वनि। तो भाषा वो होती है मौखिक बच्चों। तो और जो ध्वनि का जब हम लेखन में रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अक्षर है यानी न आएगा बच्चों, या न क्षरति इति अक्षर, यानी जिसका और क्षरण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और वही अक्षर क्या है, वर्ण होता है प्यारे बच्चों। वर्ण होता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उन वर्णों की हम अगले भाग में चर्चा करेंगे बच्चों। तो इसमें हम सामान्य परिचय जान रहे थे, तो बच्चों मैंने इसको थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखो यानी एक वाक्य है राम खाता है, यानी राम भाषा की जो सबसे छोटी इकाई की बात बता रहा था ना मैंने, कि किस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसको हम यानी सबसे निम्नतम इकाई, और इसको हमने स्पष्ट किया है राम खाता है, यानी राम खाता है, यह सबसे बड़ी इकाई है, उच्चतम इकाई है। यह क्या है, वाक्य होता है प्यारे बच्चों।
यानी भाषा के स्तरों के बारे में हम देख रहे थे। तो राम खाता है, और राम खाता है किससे मध्यम क्या होगा, इसको हमने तोड़ा में से, राम खाता है, यानी राम खाता है, ये लिख दिया मान लो बच्चों। अब इसको हम एक एक वाक्य को लिखेंगे, राम खाता है। अब हमने इसका क्या बना लिए, पद बना लिए या शब्द इसके बना लिए बच्चों। तो राम खाता, यहां पद होता है बच्चों, वाक्य में कोई शब्द होता है ना वो पद होता है, और यहां ये शब्द हो गया बच्चों, राम खाता है, अलग अलग हो गए। और जब फिर हमने इसको नीचे, इसको राम को तोड़ा, रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए प्लस ख प्लस आ त आ है। तो इस प्रकार से इसको हमने तोड़ लिया। अब इसके बाद में इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यानी ये वर्ण हो गए और इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये भाषा की कौन सी इकाई होगी, यही वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, और मध्य इकाई शब्द होते हैं, और जो उच्चतम इकाई होती है वो होते हैं वाक्य होते हैं प्यारे बच्चों। तो तीनों इकाइयों के बारे में जाना बच्चों। तो इस प्रकार से हमने इन वर्ण विचारों के बारे में जाना, व्याकरण की परिभाषा के बारे में जाना। इसके अलावा बच्चों हमने भाषा का संक्षेप में जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, इनके बारे में जाना। इसके अलावा संस्कृतम यानी संस्कृत की व्युत्पत्ति को जाना। तो इस प्रकार से हमारा ये भाग और हमारा ये सामान्य परिचय व्याकरण का वो पूरा होता है। अगले भाग में हम वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित रूप में होती है वो होती है वर्ण, और उन वर्णों के विचारों के बारे में जानेंगे, कितने वर्ण होते हैं, किस प्रकार का उनका विचार है। ये भाग आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।